किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, देखिए यहाँ पर किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक पर उस समय कार्य करता है जब चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। ठीक है, इस कंटेंट को देखते हैं। कोई भी चुंबक है आपका इस तरीके से NS, तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है, मतलब टाउ के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टाउ इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल MB साइन थीटा आ गया। इसके बेस पे मैं यहाँ पर बोला था कि थीटा के बेस में, अगर थीटा के बेस में अगर 0 डिग्री है और दूसरा थीटा के बेस में आप लोगों का साइन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए आइए इसके लिए न्यूनतम है भाई, और इसके लिए क्या है आपका अधिकतम है। इसके लिए न्यूनतम, इसके लिए आपका अधिकतम है। तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होती है। आप लोगों को क्वेश्चन में जब आएगा तो आप लोग इसको यही चीज़ लिखना कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक पर उस समय कार्य करता है, जबकि चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ना, जबकि चुंबक को एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक पर उस समय कार्य करता है, जबकि चुंबक को एकांक तीव्रता के लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए। चलिए आगे का कंटेंट है हमारे पास, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं। चलिए, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो दंड चुंबक होता है वो आपका किस तरीके से स्थितिज ऊर्जा U के रूप में कार्यरत होता है, इस चीज़ की हम लोग गणना करेंगे। तो समान रूप से आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र होती है जहाँ तक उसका प्रभाव के बेस में रहता है। यहाँ पर जो दंड चुंबक होता है NS होता है, उसका भी जो दो ध्रुव है समान है, बोला था धारावाही परिनालिका और चुंबक के बीच में जो इसकी कंटेंट है ये आप लोगों को समान रूप से होता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए देखते हैं। माना कि NS एक दंड चुंबक है, माना कि NS एक दंड चुंबक है, माना कि NS एक दंड चुंबक है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य के लिए दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य की गणना के लिए है। घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा के तुल्य पर आधारित है, माना कि ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है, माना कि ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m तथा उसकी प्रभावी लंबाई
उसकी प्रभावी लंबाई 2L है, तब इन दोनों का गुणनफल, तब प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्राबल्य का गुणनफल, ध्रुव प्राबल्य का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। तब दंड चुंबक द्वारा घुमाने गए कार्य की गणना करते हैं। दंड चुंबक द्वारा घुमाने में किया गया कार्य W हो, कार्य W हो, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। तब उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि टाउ इक्वल टू होता है mb sin थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है? mb sin थीटा। इसलिए वर्क इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। टाउ कितना हो जाता है? डी थीटा। अब 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, अब अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, अब अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, W इक्वल टू हो जाएगा 0 to थीटा टाउ डी थीटा। तो आगे क्या हो जाएगा? W इक्वल टू आपका आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 to थीटा, ये हो जाएगा mb sin थीटा डी थीटा। तो यहाँ W इक्वल टू हो जाएगा mb बाहर आएगा, यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का 0 to थीटा sin थीटा डी थीटा। तो साइन का होता है आपका माइनस कॉस थीटा। तो W इक्वल टू हो जाएगा mb, क्या होता है माइनस कॉस थीटा 0 to थीटा। क्लियर? तो यहाँ W इक्वल टू हो जाएगा mb हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और माइनस है और माइनस कॉस 0 माइनस है और ऑलरेडी माइनस कॉस 0 ये हो जाएगा। तभी हो जाएगा W इक्वल टू mb हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा mb 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होगा? mb 1 माइनस कॉस थीटा। तो चूँकि कार्य स्थितिज ऊर्जा की तुल्य होती है, कार्य स्थितिज ऊर्जा के लिए तुल्य है, तो U इक्वल टू हो जाएगा mb 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं इसके लिए 1 माइनस क्या है कॉस थीटा के लिए देखते हैं स्थिति के लिए।
तो माना कि NS एक दंड चुंबक है। देखिए यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। माना कि NS एक दंड चुंबक है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा के तुल्य पर है। माना कि ध्रुव प्राबल्य m तथा उसकी प्रभावी लंबाई 2l है, तब प्रभावी लंबाई गुणित ध्रुव प्राबल्य का गुणनफल बराबर चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। तब दंड चुंबक द्वारा घुमाने में किया गया कार्य W हो, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि टाउ इक्वल होता है mb साइन थीटा, तो वर्क इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी टाउ डी थीटा हो जाएगा। तब अल्प अपवर्तन क्या करें W इक्वल 0 से थीटा घुमाने में किया गया कार्य तो टाउ डी थीटा हो जाएगा। तो W इक्वल कितना हो जाएगा 0 से, ये आपका थीटा है, क्यों नहीं है भाई, थीटा है ना, mb साइन थीटा डी थीटा। तो आप लोगों का mb बाहर आ गया तो 0 से थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, ये आपका डी थीटा हो गया। तो W इक्वल हो जाएगा mb साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, 0 टू थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस कॉस 0 तो प्लस कॉस 0। स्थिति फर्स्ट देखते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो यहाँ पर u इक्वल टू कितना हो जाएगा, mb हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0। क्लियर। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस कॉस से साइन थीटा का होता है आप लोगों का कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। mb 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू होता है आपका 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, u का वैल्यू कितना हो जाएगा, mb इंटू 0 बराबर पूरा 0 हो जाएगा। स्थिति फर्स्ट है ये। दूसरा स्थिति देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ u बराबर हो जाएगा mb 1 माइनस 0, तभी हो जाएगा mb 90 में अधिकतम होगा और 0 में क्या हो जाएगा, न्यूनतम, ठीक है। तो 0 में न्यूनतम और 90 में आपका अधिकतम, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा का हम लोग गणना किए हैं। ये आप लोगों का 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसको देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो ये था आप लोगों का समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करते हैं। यहाँ से हम लोग इस अब अभी क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करने। वास्तव में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है ना, उसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा के हम लोग यहाँ पर करेंगे। हर एक चैप्टर में आप लोगों के लिए बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए आएगा, बल आघूर्ण ज्ञात करने के साथ साथ उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए आएगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये आएगा, कूलाम के नियम से तुलना कीजिए, उसका अनुप्रयोग ज्ञात कीजिए, ये सभी चीज़ आपके 1 बाय 1 करके आते जाएंगे। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ना, यहाँ पर देखते जाइए, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में, मानक स्थिति से उसे वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, चलिए स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक देते हैं। किसी दंड चुंबक की, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, किसी दंड चुंबक की, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से, उसे किसी मानक स्थिति से, उसे किसी मानक स्थिति से, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए, घुमाने में किए गए
कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग यहाँ पर व्यंजक देखेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी दंड चुंबक के स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, देखिए किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से, किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किए गए कार्य के क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो चूँकि हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा के लिए, चूँकि हम जानते हैं कि U इक्वल टू आपका था क्या था, mb साइन थीटा के बेस पे था। टाउ इक्वल टू आपका क्या था, टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा, ये था ना टाउ इक्वल टू। जब हम लोग निकाले थे तो गणना में बल आघूर्ण के लिए गणना निकाले थे तो टाउ इक्वल टू आपका यह था mb साइन थीटा था। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो टाउ इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा U के लिए हम लोग देखेंगे तो ये क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा। थीटा इक्वल टू हम लोग रखते हैं π/2, तो यहाँ हो जाएगा π/2 से थीटा तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं π/2 से थीटा तक रखते हैं टाउ डी थीटा। तो यहाँ पर U इक्वल टू हो जाएगा π/2 टू थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा mb साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा U इक्वल टू π/2 mb हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा mb, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा का होता है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा टू π/2। तो U इक्वल टू हो जाएगा आपका mb हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस π/2, ये हो जाएगा U इक्वल टू mb कॉस थीटा माइनस कॉस π/2, ठीक है। कॉस कितना हो जाएगा π/2, तो कॉस π/2 180/2, तो कॉस कितना हो जाएगा t के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, आपको कितना है जे थीटा है, फिर क्या है आप लोगों का π/2 है। तो U इक्वल टू आपका आप यहाँ पर आ गया mb और कॉस थीटा आ गया, और π/2 180 तो कॉस 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 90 के बेस पे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं 1 के बेस पे रखते हैं। अगर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, थीटा इक्वल टू अगर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं तो U का वैल्यू कितना आ जाएगा, mb आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर U इक्वल टू हो जाएगा mb, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से π/2 के बेस पे रखते हैं, तो कितना हो जाएगा π/2 के बेस यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर हो गया किसी दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा से किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा टाउ डी थीटा हो गया, mb साइन थीटा, mb बाहर आ गया, तो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का होता है आप लोगों का कॉस थीटा, साइन का क्या होता है आप लोगों को माइनस कॉस थीटा के बेस पे होता है, ये आपका माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, क्लियर। जब यहाँ पर लिखेंगे थीटा 1, इसको थीटा 2 के बेस पे रखेंगे। थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किए गए कार्य के लिए हम लोग करते हैं वर्तमान स्थिति से दिए गए कार्य के बराबर। तो थीटा से 0 π/थीटा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, U इक्वल टू कितना है mb है, तो कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस π/2 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला थीटा इक्वल टू रखिए 0 के बेस पे रखिए, फिर थीटा इक्वल टू आप रखिए। तो इस तरीके से इसकी स्थिति की गणना आप लोग स्थितिज ऊर्जा के रूप में गणना कर सकते हैं। चलिए आगे का कंटेंट देखते हैं हम लोग। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
हम लोग अभी देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, तो चलिए धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। वास्तव में ये धारावाही परिनालिका के बीच में क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। धारावाही परिनालिका के कारण देखेंगे। धारावाही जो परिनालिका है, अभी बताया हूँ आप लोगों का कि इसमें भी आपका जो दो ध्रुव होते हैं भाई, दो ध्रुव होते हैं और इनके मध्य शिरा जो रहता है, ठीक है, इनके बीच की तुलना करेंगे हम लोग। तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। तो चलिए इसके लिए गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। एक चित्र के बेस पे दिया गया है, एक चित्र में a त्रिज्या तथा 2l लंबाई का दिया गया है ना, ये है आप लोगों का, देखिए इस तरीके से है डायग्राम। इस तरीके से है, ये आपका एस के बेस पे है, ये आपका एन के बेस पे है। ये माइनस प्लस एन है, माइनस ये प्लस, ये आपका एन है, ये आपका एस है। ये धारावाही परिनालिका है। धारावाही परिनालिका। चलिए माना चित्र ए में त्रिज्या, माना चित्र ए में धारावाही परिनालिका में, धारावाही परिनालिका ए त्रिज्या तथा 2l लंबाई का एक परिनालिका है। ए त्रिज्या का, ए आपका क्या है, त्रिज्या है, और 2l क्या है आप लोगों का, लंबाई है। तो ए त्रिज्या तथा 2l लंबाई की एक परिनालिका है जिसका एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। जिनका एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, आपका n है। परिनालिका में धारा I प्रवाहित करने पर, परिनालिका में धारा I प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का अल्पांश है। केंद्र O से x दूरी पर, केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का एक अल्पांश है जिसमें फेरों की संख्या nx होगी। तब परिनालिका के अक्ष पर केंद्र से d दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर धारावाही dx के अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता d भी हमको फाइंड आउट ज्ञात करनी है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो ये आज हम लोग देख रहे हैं धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं। माना ए त्रिज्या में, धारावाही परिनालिका में ए त्रिज्या व 2l लंबाई का व प्रभावी लंबाई 2l व प्रभावी लंबाई 2l का एक परिनालिका है, का एक परिनालिका है जिसका एकांक लंबाई, जिसका एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है। I धारा प्रवाहित हो रही है।
तो धारा I प्रवाहित करने पर, धारा I प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तब केंद्र O से x दूरी पर ना, केंद्र आपका इस तरीके से, केंद्र O से x दूरी पर आपका dx मोटाई का इस तरीके से लोगे। तब केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का एक अल्पांश है, जिसमें फेरों की संख्या, जिसमें फेरों की संख्या nx होगी, जिसमें फेरों की संख्या nx होगी। परिनालिका के अक्ष पर केंद्र से, परिनालिका के अक्ष पर केंद्र से d दूरी पर, अक्ष पर केंद्र से d दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। तब धारावाही dx के अवयव, धारावाही dx के अवयव, तब धारावाही dx के अवयव के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, dB इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए हम लोग गणितीय व्यंजक के रूप में देख रहे हैं। माना कि चित्र के अनुसार त्रिज्या a व 2l लंबाई का एक परिनालिका है, 2l लंबाई का एक क्या है, आप लोगों का परिनालिका है, जिसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है, परिनालिका में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है हमको, जब केंद्र के O से x दूरी पर dx मोटाई का एक अल्पांश है, जिसमें फेरों की संख्या nx है। परिनालिका के अक्ष पर केंद्र से d दूरी पर बिंदु P स्थित है। धारावाही dx अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल टू हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम के बेस पे हम लोग यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को मैं रिपीट करके लिख दे कि धारावाही परिनालिका में a त्रिज्या व प्रवाही लंबाई 2l का एक परिनालिका है, जिसका एकांक लंबाई में फेरों की संख्या p क्या है, n है। तो परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है, तब धारा I प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तब केंद्र O से x दूरी पर dx के मोटाई का एक अल्पांश है, जिसमें फेरों की संख्या nx है। तो परिनालिका के अक्ष पर केंद्र से d दूरी पर बिंदु P स्थित है। तब धारावाही dx के कारण अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल टू आपका होता है म्यू नॉट एन dxia स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन बेस में होता है। बाय में होता है हमारे पास प्राप्त है इक्वेशन नंबर फर्स्ट d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरे का घात होता है आपका होल बाय 3/2। तो चलिए इसके लिए हम लोग व्यंजक के लिए व्युत्पन्न करेंगे, तो आगे की इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। तो d भी इक्वल टू हो जाएगा। तो चलिए
डी भी हो जाएगा। अब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं माइनस एल के लिए, ठीक है। माइनस एल से एल के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आप लोग को क्या हो जाएगा, तो चलिए डी भी इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ये म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल टू दी पावर कितना है 3/2। क्लियर। आगे जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला डी बी के बेस पे हो गया, डी बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बाय हो गया डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। डी बी इक्वल टू माइनस एल टू एल म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बाय हो जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो बी का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर बाहर निकाल दो भाई इसको, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बाहर निकल गया। और यहाँ पर कितना बच जाएगा आप लोगों के पश्चात, ये आप लोगों का डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर कितना है आपका 3/2 इंटू हो जाएगा आपके पास डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एल से प्लस एल के बीच तक। चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर ना, चूँकि डी इज़ वेरी ग्रेटर देन एक्स, डी इज़ वेरी ग्रेटर देन ए, तब डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3/2, ये कटेगा मतलब कितना हो जाएगा डी का क्यूब। अब चलिए इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर था आप लोगों का धारावाही परिनालिका में ए त्रिज्या और प्रभावी लंबाई 2l का एक परिनालिका जिसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है, तब धारा I प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तब केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का एक अल्पांश है जिसमें फेरों की संख्या nx होगी। परिनालिका के अक्ष पर केंद्र से d दूरी पर बिंदु P स्थित है। धारावाही dx के अवयव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर होल टू दी पावर 3/2। तो dB इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल टू एल म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बाय हो जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये आपको बाहर निकाल दीजिए, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 ये हो जाएगा। अब इतने की जगह में हम लोग इस चीज़ को रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ से इसका वैल्यू को रख देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, अगला हमारे पास जो b इक्वल टू दिया गया है, b इक्वल टू क्या दिया गया है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय में दिया गया है डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 और क्लोज इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल, ये आपका डी एक्स दिया गया है, ये आपका डी एक्स दिया गया है b का वैल्यू के बेस पे। तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपके पास डी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा डी क्यूब के बेस में, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर नीचे में देखते हैं कितना था, म्यू नॉट डी के स्क्वायर के बेस में, तो डी स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर आई स्क्वायर के बेस पे ये कट जाएगा, तो ये आपको काटेगा तो माइनस एल से प्लस एल के बीच में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, डी एक्स हो जाएगा, इसका करते हैं तो एक्स हो जाएगा एल टू माइनस एल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आगे देखते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय डी क्यूब हो जाएगा और इंटू हो जाएगा, ये आपका x है तो l माइनस एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा l प्लस एल बाय डी क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2l बाय डी क्यूब। तो ये b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू 2l बाय हो जाएगा डी क्यूब। चलिए अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई के बेस पे, ठीक है, 2 पाई का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
तो कितना हो जाएगा, दोनों में हम लोग 2 पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई का हम लोग ऊपर नीचे में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी CCT में क्या आता है 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट, और म्यू नॉट हो जाएगा इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NIA² इंटू 2 पाई इंटू 2L के बारे में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई d³ हो जाएगा ये म्यू नॉट। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, देखिए म्यू नॉट बाई डी माइनस एक्स n² के बेस पे ये था आप लोगों का। अब यहाँ पर एक वैल्यू होता है, देखिए N2L एक चुंबकीय घूर्णन का सूत्र होता है, यहाँ पर चुंबकीय घूर्णन का एक सूत्र होता है N2L होता है, N2L चुंबकीय घूर्णन M इक्वल टू, यहाँ पर चुंबकीय घूर्णन M इक्वल टू एक सूत्र होता है, देखिए M इक्वल टू सूत्र होता है NIA, तो M इक्वल टू होता है N का वैल्यू होता है N होता है, और यहाँ पर होता है N2LI, N होता है 2L, ये I होता है, और A का वैल्यू कितना होता है, A का वैल्यू होता है आपका पाई A², इतने का वैल्यू होता है आपका चुंबकीय घूर्णन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इतना का वैल्यू N2L, ये 2L हो गया, ये N हो गया, और ये I पाई A², तो ये 2 बच गया, ठीक है। इतने की जगह हम रख देते हैं तो भाई, तो ये कितना हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा, और इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका m हो जाएगा, बाय में कितना है 2 पाई d³, 2 पाई इंटू कितना है आपका d³ है। तो चलिए आगे इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई हो जाएगा इंटू 2m बाय d³ हो जाएगा, 2 पाई के बेस में हो जाएगा, तो 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d³ के बेस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर म्यू नॉट बाय में 3/2 है, तो इस बेस में हम लोग देखेंगे, तो स्क्वायर के बेस में देखेंगे तो नीचे में भी हो जाएगा, इसका गुणा के बेस में है, तो यहाँ पर ऊपर के बेस में और नीचे के बेस में यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको देखा जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 to the 4 के बेस पे हो जाएगा। चलिए तो ये आप लोगों का धारावाही परिणामी के कारण के लिए क्या हो जाएगा आपका अभिष्ट व्यंजक, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए आगे के कंटेंट में देखते हैं। आगे है दंड चुंबक और विद्युत वाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में मुख्य अंतर यह होता है। दंड चुंबक और विद्युत वाही परिनालिका, देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दंड चुंबक और विद्युत वाही परिनालिका, दंड चुंबक और विद्युत वाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में मुख्य अंतर, चुंबकीय क्षेत्र में मुख्य अंतर यह होता है कि दंड चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व, दंड चुंबक के सिरों पर, दंड चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम होता है तथा मध्य में क्या होता है आप लोगों का न्यूनतम होता है, जबकि परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व एक समान होता है। केवल सिरों के पास ही चुंबकत्व थोड़ा सा कम होता है, केवल सिरों के पास ही चुंबकत्व क्या होता है थोड़ा सा कम होता है। तो ये था आप लोगों का दंड चुंबक और विद्युत वाही परिनालिका के बेस पे था। अब हम लोग देखते हैं भाई भू चुंबकत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थिव चुंबकत्व। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। भू चुंबकत्व या फिर पार्थिव चुंबकत्व, पार्थिव चुंबकत्व। तो पृथ्वी की चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये जो आपका भू चुंबकत्व होता है वह आप लोगों को पृथ्वी की चुंबक की भांति प्रभाव करती है, क्योंकि पार्थिव शरीर है, पृथ्वी के शरीर जैसे कि पार्थिव को बोलोगे तो पृथ्वी के ही चुंबक को हम लोग पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। तो इसका मान 10⁵ टेस्ला की कोटि होता है। चलिए तो इसको हम लोग लिखते हैं। पहला पृथ्वी के चुंबक को ही, पृथ्वी के चुंबकत्व को ही, पृथ्वी के चुंबकत्व को
पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी की चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी की चुंबक की भांति पृथ्वी की चुंबक की भांति पृथ्वी की चुंबक। चलिए देखते हैं। तो चुंबकत्व और पार्थिव चुंबकत्व के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की चुंबक की भांति व्यवहार करती है। दूसरा, पृथ्वी के चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसका मान 10⁻⁵t की कोटि होती है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व को हम लोग पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी की चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी की चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तीसरा, इसका मान 10⁵ टेस्ला की कोटि होती है। टेस्ला की कोटि होती है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व में हम लोग अभी देख रहे हैं भू चुंबकत्व, ये जिसको बोला जाता है पार्थिव चुंबकत्व। तो भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व तो पृथ्वी के चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व को क्या बोलते हैं? पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसका मान 10⁻⁵t की कोटि का होता है। तो इस तीनों कंटेंट को याद रखिएगा। पहला, यह पृथ्वी के चुंबकत्व को ही पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पार्थिव चुंबकत्व किसको कहते हैं? तो पार्थिव चुंबकत्व भू चुंबकत्व को कहते हैं। पृथ्वी के जो चुंबकत्व करता है, पृथ्वी के चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसका मान 10⁻⁻ टेस्ला की कोटि होती है। अगर पार्थिव चुंबकत्व की पुष्टि हेतु प्रमाण, पार्थिव चुंबकत्व की पुष्टि होती है, हमारे पास कुछ प्रमाण है। इस प्रमाण का हेडिंग वाइज इसको देख लेते हैं भाई। तो पहला है हमारे पास पार्थिव चुंबकत्व की पुष्टि हेतु प्रमाण। पार्थिव चुंबकत्व की पुष्टि हेतु प्रमाण है। तो पहला इस चीज़ को देखते हैं। पहला है आप लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए क्षण चुंबक। स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए क्षण चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। ठीक है, जो स्वतंत्रतापूर्वक आपका इस तरीके से है, इस तरीके से अगर इस तरीके से आप दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक N और S में करते हो, ये आपका उत्तर है भाई, ये आपका कितना है? दक्षिण है। क्लियर? तो स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए क्षण चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। क्लियर? तो जब हम लोग पार्थिव चुंबकत्व की प्रमाण करते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, तो स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए क्षण चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है? ठहरना। ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। अगर चुंबक को हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस चीज़ को आप लोग जब भी देखोगे, जैसे कि आपके पास इस तरीके से रहेगा, ये आपका चुंबक की दृष्टि से इस तरीके से रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे कि इसको मैं NS के रूप में इस तरीके से चुंबकत्व की मैं गणना करूँगा तो NS के रूप में ये हो जाएगा। तो उत्तर और दक्षिण के रूप में हम जब इसको ठहराते हैं, इस तरीके से जब हम लोग इसको ठहराएंगे, या तो N के रूप में या तो S के रूप में, ये जैसे कि N है, ये आपका क्या है? S है। तो स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए क्षण चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। तो जब हम लोग पार्थिव चुंबकत्व की पुष्टि है तो प्रमाण करते हैं, तो फर्स्ट प्रमाण हमारे सामने जब प्रैक्टिकली बेस पे हम लोग किए, तो प्रैक्टिकली बेस पे हम लोग इस तरीके से किए, तो स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए क्षण चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, ये आपका फर्स्ट प्रमाण मिलता है। जब आप कोई भी दंड चुंबक, जैसे दंड चुंबक की बात किया जाए हमारे पास, तो दंड चुंबक NS की बात किया जाए हमारे पास, दंड चुंबक NS को अगर हम लोग दंड चुंबक NS को हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे, ठीक है, दंड चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक अगर
दंड चुंबक इन्हें इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जब इसकी ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m, ठीक है। हम ध्रुव प्राबल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसकी ध्रुव प्राबल्य को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो जब इसकी ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m हो तथा इसकी प्रभावी लंबाई देखिए, तथा इसकी प्रभावी लंबाई 2l हो, तब हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण आपका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण आपका होता है स्मॉल m इंटू 2l, ठीक है। हम लोग ध्रुव प्राबल्य और उसके प्रभावी लंबाई दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बोलते हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2l होता है, जिसको हम लोग चुंबकीय आघूर्ण के बेस पे बोलते हैं। तो ये पार्थिव चुंबकत्व की पुष्टि होती है। आपको यह फर्स्ट प्रमाण था। जब हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सर्च करने के पश्चात जब इन्होंने चुंबकत्व के बारे में बताया और भू चुंबकत्व के बारे में बताया, तो उन्होंने पहला जो प्रमाण यही पाया था कि हम जब किसी दंड चुंबक या किसी भी प्रकार के चुंबक को अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उसका जो क्षण का जो चुंबक होता है वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ये इसका प्रमुख प्रमाण है। इसका द्वितीय प्रमाण हमारे पास मिल गया। इसका द्वितीय प्रमाण क्या मिल गया, जब हम लोहे की एक क्षण को, इसका द्वितीय प्रमाण क्या है यहाँ पर देखिए, जब हम लोहे की क्षण को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते हैं तो वह कुछ समय पश्चात चुंबक बन जाती है। क्या होती है, चुंबक बन जाती है। जब कोई हमारे पास लोहे के इस तरीके से आयरन का रॉड है, ये आपका आयरन है, लोहा है, इसका कोई भी रॉड है भाई, इसको हम लोग उत्तर दक्षिण दिशा में मतलब N और S इस दिशा में, ठीक है, भूमि के नीचे में हम लोग इस तरीके से भूमि का पृथ्वी की परत है, पृथ्वी की क्या है, ये आपकी परत है, इस तरीके से गाड़ देते हैं तो वह कुछ समय पश्चात चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है, क्योंकि उसमें जो पृथ्वी का जो भू चुंबकत्व है, पार्थिव चुंबकत्व क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत आपका जो है वही पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है या पृथ्वी का जो चुंबक होता है उसी को हम लोग पार्थिव चुंबकत्व बोलते हैं। और ये भी आपके चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हम लोग पहला डेफिनेशन के बेस में इस चीज़ को पढ़ लिए हैं, तो ये भी चुंबक की भांति आपका व्यवहार करता है। तो चुंबक की भांति ये व्यवहार करेगा, मतलब क्या है कि वह चुंबक के ही जैसे बन जाएगा। वो भी क्या करेगा, आप लोगों का सजातीय ध्रुव में क्या होता है भाई सजातीय ध्रुव में आपको क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि आप लोगों का सजातीय ध्रुव होता है, यहाँ पर सजातीय ध्रुव की बात की जाए तो ये आपका सजातीय ध्रुव हो गया। तो सजातीय ध्रुव में आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुव में आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। ये आपका हो जाएगा विजातीय ध्रुव। तो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आपका आकर्षण होता है, ठीक है। तो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा, ये तो प्लस और प्लस रहेगा भाई, ये तो माइनस और माइनस रहेगा। और विजातीय ध्रुव में क्या रहेगा, आकर्षण रहेगा, तो माइनस का प्लस के साथ रहेगा, यह प्लस का आपका माइनस के साथ रहेगा। तो इस चीज़ को देखिएगा। तो जब हम लोग इसका सेकेंड प्रमाण को हम लोग एक प्रैक्टिकली बेस किए, एक प्रैक्टिकल के तहत किए, तो उस प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि अगर हम लोग लोहे के एक क्षण को जिसको हम लोग उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते हैं तो वह कुछ समय पश्चात क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। क्लियर। तो इस तरीके से आप डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि सजातीय ध्रुव में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सभी चैप्टर में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा विजातीय ध्रुव मतलब विपरीत आवेश में आपका क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। थर्ड चीज़ को देखते हैं, इसका थर्ड प्रमाण क्या होता था। थर्ड में जब इन्होंने ये पाया, जितने भी इसको अनुभव के साथ, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ खींचते समय जैसे B1, B2, B3 इस तरीके से तीव्रता के बेस पे है आपका। तो जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से खींचते हैं उस समय उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। उस समय क्या प्राप्त होता है, उदासीन बिंदु
उदासीन बिंदु से तात्पर्य क्या है? देखिए उदासीन बिंदु, यहाँ पर देखते हैं उदासीन बिंदु। तो यहाँ पर देखिए उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है, उदासीन बिंदु आपका वह बिंदु होता है, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर ना तो आकर्षण होता है, जहाँ पर ना तो आकर्षण होता है, जहाँ पर ना तो आकर्षण होता है, ना ही प्रतिकर्षण होता है, ना ही प्रतिकर्षण होता है। अर्थात ना तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है, ना तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है, ना ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, ना ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर ना तो आकर्षण होता है, ना ही आपका प्रतिकर्षण होता है। अर्थात ना तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ना ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो सेकेंड प्रमाण हमारा क्या था? लोहे की एक क्षण को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देने पर वह कुछ समय पश्चात चुंबक बन जाती है। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ें? तीसरा में हम लोग पढ़ें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते समय वह उदासीन बिंदु प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं भौगोलिक अक्ष, जियोग्राफिकल एक्सिस। अगला हम लोग देखते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या देखते हैं हम लोग? भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए तो भौगोलिक अक्ष क्या होता है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये है आप लोगों का भौगोलिक अक्ष। तो भौगोलिक अक्ष हम जियोग्राफिकल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। तो भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष कहते हैं। यह पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। यह पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। मतलब ये आपका पृथ्वी है भाई, तो ये आपका घूर्णन अक्ष इस तरीके से मूवमेंट करते हुए आएगा, इस तरीके से घूर्णन करते हुए जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा घूर्णन अक्ष, ये आपका हो जाएगा घूर्णन अक्ष के बेस पे हो जाएगा। तो भौगोलिक अक्ष की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। यह पृथ्वी का घूर्णन अक्ष होता है। अगला देखते हैं भौगोलिक याम्योत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन। दूसरा है आप लोगों का भौगोलिक याम्योत्तर। तो इसको देखते हैं हम लोग भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर को देखते हैं हम लोग। तो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तक, भौगोलिक याम्योत्तर से गुजरने वाली आप लोगों का क्या है, गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर बोलते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर। तो यहाँ पर हो जाएगा भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली,
भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि भौगोलिक अक्ष से ना, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि भौगोलिक याम्योत्तर क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर के बेस पे आप लोगों को ये हो जाएगा क्लियर। चलिए आगे है हमारा पास भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत रेखा। अगला हमारे पास क्या है? भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत रेखा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भौगोलिक अक्ष में। ठीक है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर, भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त को भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के केंद्र के संकेंद्रीय होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए भौगोलिक निरक्ष, इसको बोला जाता है भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत रेखा, भौगोलिक विषुवत रेखा, जियोग्राफिकल इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो यह हो जाएगा भौगोलिक अक्ष के लंबवत, यह हो जाएगा आप लोगों का भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर सबसे बड़े, पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त को, सबसे बड़े वृत्त को भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत, भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के केंद्र के, यह पृथ्वी के केंद्र के संकेंद्रीय होती है, संकेंद्रीय होती है। ये था आप लोगों को भौगोलिक निरक्ष या भौगोलिक विषुवत रेखा। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्व केंद्र से, ये जो जितने भी हमारे पृथ्वी चुंबकत्व के अंतर्गत आता है, पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के व्यवहार की तरह ये इसकी तरह व्यवहार करती है। तो ये पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का व्यवहार की जैसे करती है। इसको हम लोग देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी ध्रुव में नीचे रहता है। इसकी जो होती है वो अगर उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, उत्तरी ध्रुव में रहती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में वह दक्षिणी ध्रुव की तरफ नीचे की तरफ रहती है। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव आपकी हो गया, नीचे में आपका दक्षिणी ध्रुव, इस तरीके से ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय है वो उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव की ओर तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी की ओर है।
ठीक है। तो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय है भाई, पृथ्वी का क्या है जो चुंबकीय है, तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और दूसरा है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है, तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव तथा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो चुंबक का पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव नीचे की तरफ है। तो ये पृथ्वी के चुंबकत्व के बेस पे हो गया है, तो पृथ्वी के चुंबक उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। क्लियर। तो इतने में ये आपका जो उत्तरी गोलार्ध था, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध था, रिलेटेड हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बाद वाले कंटेंट को देखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।